नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक में। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लासेस के बारे में। जी हाँ, आपसे आपको डेली क्लासेस देखने के लिए मिलेगी और क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका करीब शाम के टाइमिंग रहेगी। और बात करें आपको इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो भी आपको सिलेबस कराया जाएगा उसका PDF आपको तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत से यानी कि चैप्टर 1 से शुरुआत कराने वाले हैं और इससे पहले हम एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत से यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है ना सिलेबस के अनुसार वो इंट्रोडक्शन टू IoT है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, IoT क्या है। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो IoT का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आपको बेसिकली पता है। और इसका इस्तेमाल सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लीजिए एक डिवाइस आपका ये हो गया और एक डिवाइस आपका ये हो गया, तो यहाँ पर जो भी डाटा इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है उसी को हम IoT कहते हैं। IoT के बारे में आप बात करेंगे। और आगे क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि इंटरनेट का प्रयोग करके डिवाइस को एक्सेस करना और कंट्रोल करना, यानी कि डिवाइस को चलाना और उसको कंट्रोल करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा हम डिवाइस को इंटरनेट की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, वो सभी फिजिकल डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हैं और जो डेटा को कलेक्ट और शेयर करती हैं IoT कहलाती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का मतलब होता है कि इंटरनेट से कनेक्ट हुई वो सभी चीज़ें जिन्हें हम अपनी लाइफ में यानी कि अपने रोज़ जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और उसमें काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं। ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से मिलती है। और यहाँ पर स्मार्ट वॉच हो गया, आपके देखा होगा घर में कि स्मार्ट वॉच, अब तो डिजिटल स्मार्ट वॉच आ चुकी हैं। घर में लगा पंखा हो गया और कार आदि होगी, इन सभी चीज़ों को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। IoT का उपयोग ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री में काम में तेज़ी लाने के लिए किया जाता है। जैसे काम को सही पूरा करने के लिए, कंज्यूमर को अच्छी सर्विस देने के लिए और बिजनेस की वैल्यू को मार्केट बनाने के लिए IoT का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी मदद से देखिए क्या क्या चला रहा है। वायरलेस सेंसर वाली जो ईयरफोन हो गई, माइक वगैरह हो गया, घरों में इस्तेमाल होता है, बल्बों में इस्तेमाल होता है, गेमिंग में, मोबाइल में और कई सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एडवांटेज के बारे में, यानी कि इसके लाभ क्या होते हैं। तो पहला है कि इजी एक्सेस, यानी कि आसान एक्सेस कर सकते हैं। मतलब IoT को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। IoT की मदद से हम दुनिया की किसी भी लेने कोने में बैठकर आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और स्मार्ट डिवाइस की सुविधा होना चाहिए। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया और उसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी जो जानकारी को इकट्ठा कर सके, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रकार की जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका यह है कि स्पीड की बात की जाए, गति की बात की जाए, तो IoT डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और ये डिवाइस बहुत तेज़ गति से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि पुराने समय में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए 2G और 3G का उपयोग करते थे, जिसके कारण डेटा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी समय लगता था। लेकिन अब तो आपका 4G 5G लॉन्च हो चुका है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए 4G लॉन्च किया गया था, जिसके कारण डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। और अब तो भारत में 5G भी लॉन्च होने वाला है, हो चुका है, जिसकी मदद से डेटा को ट्रांसफ़र करना यूज़र के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा एडवांटेज है इसका कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि लागत में कमी। IoT बिजनेस के खर्चों को कम करने में मदद करता है
जिसके कारण बिजनेस में बहुत सारे लगने वाले काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, यानी कि खर्चे। IoT डिवाइस की मदद से प्रोडक्ट और इक्विपमेंट यानी कि उपकरण को मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है, जिसके कारण इन सभी चीज़ों में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। उसके बाद अगला एडवांटेज है ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। IoT ऑटोमेशन को काफ़ी बढ़ावा देता है। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जिन कामों को करने के लिए इंसान की ज़रूरत ना पड़े। IoT के डिवाइस ऑटोमेटिकली अपने आप ही किसी काम को पूरा करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है समय की बचत, सेव टाइम। तो भाई देखो, IoT में यूज़र के समय की बचत तो होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि IoT किसी काम को बहुत तेज़ गति से साथ पूरा करने में सक्षम होती है, इसलिए काफ़ी समय की बचत भी होती है। इंसानों की तुलना में मशीन तेज़ गति से कार्य करने में सक्षम होती है। अगला पॉइंट है इसका निगरानी, मॉनिटरिंग या मॉनिटर। IoT का उपयोग करके हम किसी भी तरह की चीज़ को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि हवा में मात्रा को मॉनिटर करना, ताप को मॉनिटर करना, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना और अपने प्रोडक्ट की निगरानी करना। ये सारी CCTV की मदद से आप अपने घर की निगरानी कर सकते हैं, वो भी आपका IoT डिवाइस हो जाता है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, बेटर लाइफ स्टाइल यानी कि बेहतर जीवन। तो IoT ने सचमुच लोगों को जीवन काफ़ी आसान बना दिया है। आज के समय में लगभग सभी लोग IoT डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिसके कारण लोग अपने काम आसानी से पूरा कर पाते हैं। जैसे आजकल के लोग जैसे स्मार्टफ़ोन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC और स्मार्ट कार जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। अगला पॉइंट है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन यानी कि संसाधन का उपयोग। तो IoT की मदद से रिसोर्स यानी कि संसाधन को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, और क्योंकि इसमें किसी भी काम को पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, और इंसानों की तुलना में मशीन ज़्यादा से अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं, और इन हानियों से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला है सिक्योरिटी और प्राइवेसी यानी कि सुरक्षा और प्राइवेसी। तो भाई देखो, IoT का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें सिक्योरिटी का अभाव सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, यानी कि यूज़र का डेटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता इसमें। IoT के ज़्यादातर डिवाइस इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं, और भाई जो इंटरनेट से चीज़ जुड़ी हुई हैं उनका क्या सिक्योर रहना, जिसके कारण इन डिवाइस को हैकर्स के द्वारा हैक किया जा सकता है, और जिसके कारण हैकर्स यूज़र के डेटा को आसानी से चुरा सकता है। ये इसकी पहली सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाली डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं इसकी अगली, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता। तो भाई देखो, IoT में टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना, उनको डेवलप करना और उन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जटिल भी होता है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि IoT के आने से आपको बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है आजकल ज़्यादातर कार्यों को IoT से चलने वाली मशीनों को द्वारा पूरा किया जाता है, और जिसके कारण लेबर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति एक IoT डिवाइस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है, यानी कि इंसान इन डिवाइस के बिना किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकता। छोटे से लेकर बड़े काम लोग इन पर निर्भर हो चुके हैं, जो आने वाले समय के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ IoT। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT। तो यहाँ पर भाई देखो, उपयोग की बात की जाए एप्लीकेशन ऑफ IoT, तो यहाँ पर पहला जो उपयोग होता है ना इसका, वो सबसे पहले हेल्थ के बारे में यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब बात की जाए कैसे होता है कि IoT जो होती है मरीजों और डॉक्टर्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसका प्रयोग करके बीमारियों का पता लगाया जाता है और बीमारी को ठीक भी किया जाता है, और इमरजेंसी में मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। इसके अलावा इस इस्तेमाल में दवाइयों, मरीज और डॉक्टर के डेटा को मॉनिटर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। IoT का उपयोग करके हम पेशेंट की पल्स रेट, हार्ट बीट यानी कि हृदय गति और फिटनेस का भी चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे डिवाइसेस आ चुके हैं जो हमारी पल्स रेट और हार्ट बीट को काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अगला यूज़ है इसका
एग्रीकल्चर की यानी कि खेती के क्षेत्र में, तो IoT का उपयोग स्मार्ट तरीके से खेती करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि में फसलों और खेत की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी किया जा रहा है। क्योंकि अच्छी फसल के लिए खेत की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए भी IoT का उपयोग इसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए किया जाता है। कुछ जानवर होते हैं जो फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम इन जानवरों की निगरानी IoT डिवाइस के माध्यम से आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है इसका स्मार्ट होम, यानी कि स्मार्ट घरों में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब वो कहेंगे कैसे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल घर को स्मार्ट बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि घरों की सुरक्षा करने के लिए, घर में लाइट प्रदान करने के लिए। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग करके यूजर्स अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर की मदद से घर के अन्य डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आपका CCTV कैमरा होगा, आप उसे अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट की या कंप्यूटर की सहायता से मॉनिटर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर यूज़र अपने मोबाइल से ही पंखे को ऑन या ऑफ कर सकता है। ये डिवाइस आ चुकी है। अगर घर में आग लग जाए तो IoT डिवाइस खुद ही अलार्म बजने लगता है, जिससे आपको तुरंत पता चल जाता है। अगला यूज़ है इसका स्मार्ट सिटी, यानी कि शहरों में भी इसका यूज़ देखने के लिए मिल जाएगा आपको। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, वेस्ट कूड़े को मैनेज करने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पानी के वितरण के लिए भी, और बिजली को मैनेज करने के लिए भी IoT डिवाइस का यूज़ किया जाता है। अब भाई बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट है इसका वेयरेबल्स, यानी कि पहनने योग्य जो वस्तुएं होती हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो भाई IoT का उपयोग वेयरेबल्स में भी किया जाता है, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, फिट BTS हो गया, और GPS ट्रैकर बेल्ट्स हो गई। गूगल, एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां इन डिवाइसेस को विकसित कर चुकी हैं। और यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, अभी तो यही रह गया है। स्मार्ट वॉच, हार्ट रेट मॉनिटर और फिटबिट्स और GPS ट्रैकिंग बेल्ट जैसे डिवाइस का उपयोग यूजर अपनी डेली लाइफ में करते हैं। वेयरेबल्स में ज़्यादातर डिवाइस का आकार काफ़ी छोटा होता है। आपने देखा होगा कि जो आपकी स्मार्ट वॉच हो गई वो आपके हाथ में आ जाती है, और जिसकी वजह से ये डिवाइस ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर फिटनेस ट्रैकर को यहाँ पर ले सकते हैं। यह एक वेयरेबल्स डिवाइस होता है जो ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की शारीरिक गतिविधियों पर नज़र रखता है। इसके अलावा यह डिवाइस ह्यूमन बॉडी के संकेतों को आसानी से महसूस कर सकता है, उन्हें फील कर सकता है। अगला यूज़ है यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी कि यातायात को मैनेज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। IoT का उपयोग ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है, और IoT में ऐसे भी टूल्स होते हैं जिनका उपयोग करके यूज़र आसानी से ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है, जैसे कि आपका गूगल मैप हो गया। इस टूल की मदद से कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक का पता लगा सकता है बड़ी आसानी से, यानी कि किसी भी स्थान पर कितना भी ट्रैफिक मौजूद हो। इसके अलावा IoT का उपयोग गाड़ियों की रफ्तार का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। जो यूज़र ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं उनका चालान कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिक कट जाता है। उनकी स्पीड तेज़ होने पर आपने कई जगहों पर देखा होगा कि इसका यूज़ कई जगहों पर किया जाता है और उनके घर पहुंच जाता है, और यह सुविधा भी IoT के कारण संभव हो चुकी है। अगला यूज़ है इसका बैंकिंग के क्षेत्र में। IoT का उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में भी किया जाता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं है, और अब ये सब IoT के कारण संभव हो चुका है। आप जो फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह कर सकते हैं, वो सब IoT की मदद से आप कर सकते हैं। इसके अलावा IoT का उपयोग सामान खरीदने से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक के लिए भी किया जाता है, यानी कि IoT के कारण हर प्रकार का ऑनलाइन कार्य संभव हो चुका है। अगला यूज़ है इसका सर्विलेंस में, यानी कि निगरानी में। IoT का उपयोग घर, ऑफिस, एयरपोर्ट्स आदि जगहों पर निगरानी करने के लिए CCTV कैमरा की मदद से इनका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इन सभी स्थानों को अच्छी सिक्योरिटी प्रदान की जा सके, ताकि लोग और इनका सामान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है CCTV कैमरा। इसकी मदद से आप लोगों पर आसानी से नज़र रख सकते हैं और उनकी गतिविधियों को भी देख सकते हैं। अगला यूज़ है इसका इस्तेमाल डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए भी किया जाता है। और अगला यूज़ है इसका इस्तेमाल डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है, और इसका उपयोग डेटा को एनालाइज करने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रकार के बारे में, यानी कि IoT नेटवर्क के बारे में।
तो भाई आईओटी नेटवर्क आपके सिलेबस में दिए गए हैं और यहाँ पर हम उनके बारे में बताने वाले हैं। तो पहला है आपका एलपी बैंड्स। एलपी बैंड्स को लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क्स भी कहते हैं, यानी कि इसकी ये फुल फॉर्म होती है, आप इसे नोट कर लें, लोकल पावर वाइड एरिया नेटवर्क। भाई इस जिसका उपयोग लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और इसके अलावा एलपी बैंड्स का उपयोग सभी आईओटी सेंसर्स को डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए भी किया जाता है। एलपी बैंड्स की मदद से वस्तुओं को ट्रैक भी किया जा सकता है और इसके अलावा वातावरण में होने वाली घटनाओं पर भी नज़र किया जा सकता है। ये एक प्रकार का आईओटी नेटवर्क होता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे एलपी बैंड्स के फायदों के बारे में। तो भाई एलपी बैंड्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि लंबी दूरी के संचार में मदद करता है। दूसरा फायदा यही है कि इसका एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है, अर्थात इसमें बिजली कम खर्च होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, यानी महंगा नहीं होता, आप इसे इजीली खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एलपी बैंड्स के कुछ डिसएडवांटेज हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ केवल लो डेटा रेट को ही सपोर्ट करता है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो हाई डेटा रेट की एप्लीकेशन इसमें सपोर्ट नहीं करती है। अगला है कि लो लेटेंसी एप्लीकेशन का उपयोग इसमें नहीं होता है, ये आपको जानकारी दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आईओटी नेटवर्क में दूसरा प्रकार आ जाता है आपका सेल्यूलर नेटवर्क, यानी कि आपका जो 3G 4G और 5G होता है उसे आप सेल्यूलर नेटवर्क भी कह सकते हैं। सेल्यूलर नेटवर्क एक तरह का नेटवर्क होता है और जिसका उपयोग यूज़र को बेहतर वॉइस कॉल और वीडियो स्ट्रीमिंग यानी कि वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है, जिसकी वजह से यूज़र लाइव वीडियो को आसानी से देख सकता है। इसके अलावा सेल्यूलर का उपयोग वस्तुओं को ट्रैक करने और उदाहरण के लिए आप यहाँ पर कार में म्यूजिक सुन सकते हैं, रोड में ट्रैफिक को भी देख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं देता है आपका आईओटी नेटवर्क। अब यहाँ पर हम सेल्यूलर नेटवर्क के कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला फ़ायदा यही है, इसका सेल्यूलर नेटवर्क यूज़र को वॉइस और डेटा सर्विस प्रदान करता है और जिसकी वजह से यूज़र को वीडियो कॉल और वॉइस कॉल की सुविधा प्राप्त होती है। सेल्यूलर नेटवर्क को मेंटेन करना काफ़ी आसान है, इसके लिए आपने देखा होगा सिमों में कई सारे रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी समय आप अपने सेल्यूलर नेटवर्क को रिचार्ज से पूर्ति कर सकते हैं और सेल्यूलर नेटवर्क ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का कंज्यूमेशन नहीं करते हैं, अर्थात इसमें कम बिजली खर्च होती है। अब यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज यानी कि हानियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हानि है इसकी, सेल्यूलर नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में यूज़र को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सेल्यूलर नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क होते हैं, इसलिए अगर वातावरण ख़राब होता है तो इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एयरटेल और आइडिया वोडाफोन की जो स्पीड है काफ़ी धीमी हो जाती है, वो सारी आईओटी की वजह से होती है। सेल्यूलर नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क की तुलना में कम डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब यहाँ पर अगला है आपका नेटवर्क टाइप में जिगबी। भाई देखो, जिगबी एक तरह की वायरलेस तकनीक होती है और इसका इस्तेमाल वायरलेस डिवाइस से वायरलेस डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जिगबी में जो सेटअप होता है, यूज़र को ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें जिगबी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। जिगबी का निर्माण आईओटी नेटवर्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी किया गया था। यहाँ पर हम जिगबी के एडवांटेज की बात करेंगे। तो जिगबी टेक्नोलॉजी का सेटअप करना यूज़र के लिए काफ़ी आसान होता है और जिगबी को यूज़र के द्वारा आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। तीसरा यूज़ है कि जिगबी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, महंगी नहीं होती है। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो जिगबी का ट्रांसमिशन रेट काफ़ी लो होता है, इसकी स्पीड भी लो होती है, यानी डेटा को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी समय लगता है। दूसरा पॉइंट है कि जिगबी अधिक दूरी को कवर नहीं कर पाते, यानी कि इसके द्वारा लंबी दूरी में जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो आप नहीं कर सकते। जिगबी टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है आपका ब्लूटूथ। भाई देखो, ब्लूटूथ के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन आप एक बार फिर से और पढ़ लीजिए। जो आपके सिलेबस में दिया है उसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ आपने मोबाइल फ़ोनों में देखा होगा कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके हम किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो ब्लूटूथ एक आपका वायरलेस नेटवर्क होता है जिसका उपयोग डेटा और फाइल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये पैन
नेटवर्क होता है, जिसका मतलब यह है कि ब्लूटूथ नेटवर्क का उपयोग लिमिटेड यानी कुछ सीमित क्षेत्र में आप डेटा और फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। और इसकी रेंज की बात की जाए तो भाई इसकी रेंज होती है 100 मीटर, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम ब्लूटूथ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ब्लूटूथ के फ़ायदों की बात की जाए तो ब्लूटूथ की मदद से डेटा और फाइलों को आसानी से एक डिवाइस में दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी मदद से इंटरनेट को एक्सेस भी किया जा सकता है और ब्लूटूथ ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करता है। अब नुकसान की बात करें तो भाई सबसे पहला नुकसान तो यही है आपका, इसमें 100 मीटर की दूरी तक ही डेटा को ट्रांसफ़र कर पाता है, जिसके कारण यूज़र को डेटा फाइल्स और ट्रांसफ़र करने के लिए 100 मीटर की रेंज के अंदर ही रहना पड़ता है। इसको हैकर के द्वारा आसानी से हैक भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर 5वां पॉइंट है आपका वाईफाई का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, हाँ भाई करते होंगे। वाईफाई एक तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि वायरलेस नेटवर्क है, और जिसका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट जैसे डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आप आसानी से वाईफाई की मदद से इंटरनेट को अपने डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड एरिया को कवर करने के लिए होती है, और वाईफाई किसी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नियर बाई टेक्नोलॉजी और रेडियो सिग्नल का उपयोग करती है। अब यहाँ पर वाईफाई के फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। तो भाई इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसका उपयोग करना किसी भी यूज़र के लिए आसान होता है। इसका सेटअप करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और ये अच्छी मात्रा में सिक्योरिटी प्रदान भी करती है, यानी कि वाईफाई में यूज़र का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। अब भाई नुकसान की बात भी कर लें यहाँ पर, तो वाईफाई की रेंज लिमिटेड होती है, यानी कि यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए रेंज के अंदर ही रहना पड़ता है। आपने देखा होगा आज जब भी आप अपने मोबाइल से वाईफाई या हॉटस्पॉट को कनेक्ट करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा लंबी दूरी आप जैसे ही पास करते हैं तो वाईफाई का सिग्नल जो होता है वो वीक होने लगता है। अब यहाँ पर छठा पॉइंट है आपका RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। भाई देखो RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी कहा जाता है, जिसका उपयोग डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए RFID रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, और इसके अलावा RFID का उपयोग रियल टाइम डेटा को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर हम RFID के फ़ायदों की बात करें तो इसकी मदद से रियल टाइम डेटा को ट्रैक किया जा सकता है, और यहाँ पर यूज़र का डाटा भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अब नुकसान की बात करें तो यह तकनीक काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, और इसका सेटअप करना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, यानी कि समय लगता है इसके सेटअप में। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ IoT। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि IoT क्या है और IoT के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइसेस आती हैं। अब यहाँ पर हिस्ट्री की बात करी जाए तो भाई IoT का इस्तेमाल आज के समय में बहुत ज़्यादा किया जाता है, परंतु इसका इस्तेमाल इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आपको ये बेसिकली बात याद रखनी है। 1800 के दशक से ही टेक्नोलॉजी का विकसित होना शुरू हो गई थी, और जिन्होंने बाद में IoT का रूप धारण कर लिया, यानी कि 1800 के दशक में IoT का निर्माण किया गया था, और जिन्होंने बाद में IoT का नाम स्थापित कर दिया, IoT का रूप धारण कर लिया। तो भाई 1832 में एक बैरन स्किलिंग ने रूस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ का निर्माण किया था, और 1833 में कार्ल फ्रेडरिश गेसेस और विलियम वेबर ने 1200 मीटर की दूरी तक कम्युनिकेट करने के लिए अपना एक कोड विकसित किया था। अगर बात की जाए यहाँ पर 1884 में, तो सोमेल मोर्स ने सबसे पहले पब्लिक टेलीग्राफ मैसेज भेजा था, और ये मैसेज था व्हाट हैथ गॉट रोबोट। और यहाँ पर 1955 की बात की जाए तो एडवर्ड ओ थॉर्प ने पहला वेरिएबल कंप्यूटर बनाया था, जिसका प्रयोग रूलेटिव हिल्स यानी कि चरखी की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट की बात करें, यहाँ पर अगला क्या है कि 1962 में AT&T ने पहला कमर्शियल मॉडम बनाया था, जिसका नाम बेल 103 था, और इस पहले आविष्कार ने ही बाद में मशीन टू मशीन सेल्यूलर मॉडम को जन्म दिया था। M2M की फुल फॉर्म होती है मशीन टू मशीन। इस मॉडम के द्वारा IoT डिवाइस को सेल्यूलर कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी, और 1955 में सबसे पहली बार यानी कि MIT लिंकन लैब में दो कंप्यूटर्स ने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट किया था। 1968 में थियोडोर पार्सकेल, यहाँ पर पढ़ना भी नहीं आ रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, आप इसे मिस कर सकते हैं, बाद में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी को कंसेप्ट का आविष्कार किया था, वो 1968 में किया गया था। अब बात करी जाए 1973 में, तो भाई 1973 में ना मार्टिन कूपर ने मोटोरोला में
काम करते हुए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। इस आविष्कार ने सेलुलर डेटा को भी इंट्रोड्यूस किया था और आज हम डेटा प्लान्स भी भलीभांति परिचित हैं। ये सारी सुविधाएं आपको 1973 में मार्टिन कूपर ने दी थी, वो भी आईओटी की मदद से। अब भाई 1990 में पहली आईओटी डिवाइस का निर्माण किया गया था और जो निर्माण किया था वो जॉन रॉमकी ने स्मार्ट टोस्टर को बनाया था, जिसे इंटरनेट की सहायता से कंट्रोल किया गया था। 1991 में वायरलेस नेटवर्क के लिए सबसे पहला सिम कार्ड विकसित किया गया था और इसके द्वारा एक से ज़्यादा डिवाइस को डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट किया जा सकता था। 1999 में यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंसेप्ट का जन्म हुआ था। प्रोक्टर एंड कैम्बल में काम करते हुए केविन एस्टोन ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम दिया था। अब भाई ये भी आपके लिए विकल्प में पूछा जा सकता है, यानी कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 19 यानी कि आईओटी का नाम किसने दिया था। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखना है, केविन एस्टोन ने यहाँ पर आईओटी का नाम यहाँ पर विकसित किया था। उसके बाद बात की जाए 2000 सन की, तो एलजी ने पहला जो अपना रेफ्रिजरेटर किया था जिसे वाईफाई के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। यह घरों में प्रयोग करने वाला पहला ऑब्जेक्ट था, यानी कि पहली वस्तु थी जो एलजी ने यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का निर्माण करके सन 2000 में विकसित किया था। आईओटी की ये पहली ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कहलाई थी। अब यहाँ पर 2003 में कंपनियाँ M2M की जगह आईओटी शब्द का यूज़ करने लगी थी और M2M सिम कार्ड की जगह आईओटी सिम कार्ड का यूज़ किया जाने लगा था। और यहाँ पर 2011 में बात की जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे नया वर्जन रिलीज़ किया गया था, जिसमें IPv6 सार्वजनिक लॉन्च आईओटी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि कई निजी कंपनियों और फीडिंग एजेंसियों ने आईओटी उद्योग को नोटिस किया था। 2013 और 14 में बात की जाए तो भाई आईओटी डिवाइस ने सेंसर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके द्वारा लोग अपने घरों की लाइट, डोर्स, एसी अपने फ़ोन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2014 में बात की जाए तो ड्यूब्लिन दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी बनी है और जिसमें शहरों के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए आईओटी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाने लगा था। 2017 की बात की जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल मिलिट्री के व्यापक रूप से भी करने लिए थे, यानी कि मिलिट्री में भी इसका यूज़ 2017 में होने लगा था। और 2018 की बात की जाए तो भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आईओटी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके द्वारा मरीजों को डेटा को स्मार्ट डिवाइस के द्वारा एक्सेस किया जाता है और वेयरेबल डिवाइस भी बहुत पॉपुलर होने लगी हैं, जिसके कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, हार्ट बीट डिवाइस आदि सब 2018 के दशक में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ होता है एक ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हो और इंटरनेट की सहायता से डेटा को ट्रांसफ़र कर रही हो। आईओटी के अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जिनके द्वारा वायरलेस नेटवर्क में डेटा को सेंड तथा रिसीव भी किया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आईओटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो काफ़ी सारी होती हैं, जिसमें हमने पहले ली है कनेक्टिविटी। तो भाई आईओटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है कनेक्टिविटी। आईओटी डिवाइस और उनके कंपोनेंट्स जैसे कि सेंसर हो गया, आपका कंप्यूट इंजन हो गया, डेटा हब्स हो गया आदि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। आईओटी डिवाइस एक दूसरे से रेडियो, वेब्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई आदि के द्वारा कनेक्ट हो सकती हैं और कनेक्टिविटी के द्वारा ही मार्केट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक नए अवसर का जन्म हो गया था, यानी कि नए तरीके का एक क्रिएशन हो चुका था। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो आईओटी में बहुत सारी ऐसी एल्गोरिदम्स होती हैं जिनके द्वारा यह इंटेलिजेंट बन जाती है। इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है जिससे कि बेहतर डिसीजन यानी कि निर्णयों का लिया जा सके। इसमें सिचुएशन के आधार पर डेटा को प्रयोग करके उपयोगी बिजनेस डिसीजंस भी लिए जाते हैं और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आईओटी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती है। तीसरा पॉइंट है इसका सेंसिंग। भाई देखो, बिना सेंसर के आईओटी संभव ही नहीं है। सेंसर के माध्यम से ही इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में होने वाली चेंजेस यानी कि बदलाव को डिटेक्ट और मेजर किया जाता है। हम मनुष्य अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अपनी परिस्थितियों को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, परंतु आईओटी के लिए हमें एनालॉग सिग्नल को रीड करना पड़ता है जिससे कि हमें उचित इंसाइट्स प्राप्त हो सकें। हम किसी विशेष प्रॉब्लम के आधार पर डेटा को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल, गायरोस्कोप, प्रेशर, लाइट सेंसर, जीपीएस और आरएफआईडी
आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है डायनेमिक नेचर यानी कि गतिशील प्रकृति। भाई देखो IoT की एक विशेषता है कि इसका डायनेमिक जो नेचर होता है वो प्रकृति होता है, यानी कि गतिशील प्रकृति होती है। IoT में डेटा को इस प्रकार कलेक्ट और कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि बिजनेस डिसीजन को लिया जा सके, और डेटा को कलेक्ट और कन्वर्ट करने के लिए IoT के कंपोनेंट्स यानी कि उपकरण का नेचर डायनेमिक होना चाहिए, अर्थात इसकी अवस्था बदलती रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप मान सकते हैं कि IoT सेंसर को अगर किसी जगह का टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर नापना है तो उसे उस जगह यानी कि लोकेशन वेदर कंडीशन के आधार पर चेंज होना पड़ेगा। दिल्ली में लगभग टेम्परेचर होगा और मुंबई में अलग अलग। भाई देखा होगा आपने, हर जगह का टेम्परेचर कुछ अलग अलग होता है और उन्हीं के हिसाब से IoT डिवाइस का यूज़ किया जाता है। अगला करैक्टरिस्टिक्स है आपका इसमें स्केल यानी कि पैमाना। IoT आवश्यकता के अनुसार अपने पैमाने को बड़ा और छोटा कर सकता है। घरों में IoT का स्केल छोटा होता है और बात की जाए फैक्ट्री और कंपनियों में तो इसका स्केल बड़ा होता है, और इसके स्केल के आधार पर ही IoT कैरिज को डिज़ाइन किया जाता है। छठा पॉइंट है आपका हेट्रोजेनिटी यानी कि विविधता। IoT में डिवाइस अलग अलग हार्डवेयर और नेटवर्क पर आधारित होते हैं और ये डिवाइस दूसरे डिवाइस को अलग अलग नेटवर्क पर कनेक्ट हो सकते हैं। IoT आर्किटेक्चर डिवाइस को विविध यानी कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क पर कनेक्ट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है आपका सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी की बात की जाए तो IoT में एक मुख्य विशेषता होती है इसकी सिक्योरिटी। IoT डिवाइस में बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स यानी कि खतरे भी होते हैं और इन थ्रेट्स का बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है और इस डेटा को हैकर या अटैकर के द्वारा मैनिपुलेट यानी कि चुराया भी जा सकता है। IoT सिस्टम को डिज़ाइन करने के दौरान हमें जो सुरक्षा उपाय करने चाहिए जैसे कि फायरवॉल हो गया उसको इंस्टॉल करना चाहिए और VPN का यूज़ भी हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन। भाई देखो डिवाइस को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी मात्रा अपनानी पड़ती है। कम्युनिकेशन बड़ी और दूरी और छोटी दूरी हो सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम वाईफाई यानी कि LPW यानी कि लोअर पावर और वाइड एरिया नेटवर्क आदि यहाँ पर ले सकते हैं। अगला पॉइंट है इसका स्केलेबिलिटी यानी कि IoT इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रतिदिन चीज़ें यानी कि थिंग्स बढ़ती जा रही हैं और इसलिए IoT का सेटअप ऐसा होना चाहिए कि बड़े एक्सपेंसिव विस्तार को भी हैंडल कर सके। अगला पॉइंट है इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। भाई देखो IoT बहुत सारे क्रॉस डोमेन मॉडल को इंटीग्रेट करता है और जिससे कि यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके। अब यहाँ पर हम आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT की। भाई IoT की फिजिकल डिज़ाइन आखिर में होती क्या है? तो भाई देखो IoT फिजिकल डिज़ाइन के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। पहली चीज़ आपकी थिंग्स आती है और दूसरी चीज़ आती है IoT प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर वन बाई करके यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि थिंग्स और प्रोटोकॉल्स आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पर थिंग्स की बात की जाए तो भाई IoT में थिंग्स को IoT डिवाइस भी कहा जाता है और प्रत्येक डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी यानी कि अलग पहचान होती है। इन डिवाइस का कार्य रिमोट सेंसिंग, एक्चुइंग और मॉनिटरिंग करना आदि हो सकता है। और डिवाइस की बात की जाए भाई रिमोट आप किसके लिए यूज़ करते हैं वो भी आपको पता होगा। सेंसिंग के लिए यहाँ पर सेंसर का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुइंग का मतलब होता है कि एक्टिव यानी कि सक्रिय करने के लिए कहते हैं और मॉनिटरिंग आदि का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। IoT डिवाइस बहुत प्रकार की हो सकती हैं जैसे कि सेंस करने वाली डिवाइस हो गई, स्मार्ट घड़ी हो गई, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस यानी कि स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, आपके पहनने योग्य सेंसर हो गए, वेरेबल सेंसर, ऑटोमोबाइल्स हो गया और इंडस्ट्रियल मशीन आदि हो गई। तो भाई डिवाइस डेटा को जनरेट करती है और उसके बाद उस डेटा को डेटा एनालिटिक सिस्टम के द्वारा उपयोगी इन्फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक यहाँ पर टेम्परेचर मापने वाली डिवाइस लेते हैं। यह मौसम और जगह के आधार पर तापमान को नापती है। IoT डिवाइस निम्नलिखित कार्य कर सकती हैं। यहाँ पर कार्य की बात की जाए तो यह दूसरी कनेक्ट हुई डिवाइस के साथ डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं और यह दूसरी डिवाइस को डेटा को कलेक्ट भी कर सकती हैं, डेटा को लोकली प्रोसेस भी कर सकती हैं। यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए सेंट्रलाइज सर्वर्स या क्लाउड पर आधारित एप्लीकेशन को भी सेंड कर सकती हैं। नीचे चित्र में यहाँ पर IoT डिवाइस का एक ब्लॉक डायग्राम हमने बना दिया है, आप उसकी मदद से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे
आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी के लिए हम यूएसबी होस्ट, आपने देखा होगा हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को यूएसबी केबल के द्वारा कनेक्ट करते हैं, उसी भी आपको यूएसबी केबल बोल सकते हैं। RJ45 ईथरनेट केबल होता है जिसकी मदद से हम नेट को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर के रूप में यहाँ पर CPU लिया गया है। आपने पता होगा कि CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और यहाँ पर ऑडियो और वीडियो इंटरफेसेस के लिए हम HDMI केबल लेते हैं और 3.5 mm ऑडियो केबल यानी कि जिसे ईयरफोन बोल सकते हैं, और RCA एक वीडियो होती है जिसे हम यहाँ पर ले सकते हैं। मेमोरी इंटरफेसेस की बात की जाए तो यहाँ पर नंद और नॉर गेटों का उपयोग किया जाता है जिसमें आपकी DDR1, DDR2 और DDR3 आदि मेमोरी हो सकती हैं। और ग्राफिक के लिए यहाँ पर GPU का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बारे में तो यहाँ पर SD कार्ड भी ले सकते हैं, MMC कार्ड भी ले सकते हैं और यहाँ पर SDIO कार्ड भी ले सकते हैं। अब इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस यानी कि सेंसर और एक्चुएशन के आदि के लिए यहाँ पर UART, SPI, I2C और CAN का उपयोग कर सकते हैं। तो भाई एक IoT डिवाइस में दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं जो हमने यहाँ पर चित्र की सहायता से आपको बताए हैं, और जिसमें आपके वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार के इंटरफेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए सेंसर के लिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इंटरफेस होता है। मेमोरी और स्टोरेज के लिए भी इंटरफेस होता है। ऑडियो वीडियो के लिए भी इंटरफेस आपको दिया गया होता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी IoT प्रोटोकॉल्स। तो भाई देखो IoT प्रोटोकॉल की मदद से ही इंटरनेट में IoT डिवाइस और क्लाउड पर आधारित सर्वर्स के माध्यम को कम्युनिकेशन हो पाता है। नीचे आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है जिसकी मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से IoT प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी मदद से डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। तो पहला एप्लीकेशन लेयर होता है आपका जिसमें आपकी HTTP, कोप, वेब सॉकेट्स, MQTT, SAMP, DDS, AMQP, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे आखिर में ये क्या होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर होती हैं TCP और UDP, और नेटवर्क लेयर होती हैं आपकी IPv4, IPv6 इस तरह से, और लिंक लेयर होती हैं ईथरनेट, वाईफाई, WiMAX और LRBPN, और आपका 4G 3G नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पर हम लिंक लेयर की बात करते हैं भाई यहाँ पर पहले। तो भाई लिंक लेयर की बात की जाए तो यह एक निर्धारित लेयर निर्धारित करती है और कि नेटवर्क में डेटा को फिजिकली कैसे भेजा जाता है। यह लेयर यह भी निर्धारित करती है कि हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा पैकेट्स को कैसे कोड और सिग्नल किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है, वो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ईथरनेट हो गया, आपका वाईफाई हो गया, WiMAX हो गया, LRWPN हो गया, 3G, 2G, 4G हो गया। अब यहाँ पर अगला प्रोटोकॉल्स होता है नेटवर्क लेयर। तो भाई नेटवर्क लेयर के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारा यूज़ किया जाता है। यह लेयर सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक IP डेटाग्राम्स को भेजने के लिए जिम्मेदारी रहती है इस नेटवर्क लेयर पर। इस लेयर का कार्य होस्ट एड्रेसिंग और पैकेट रूटिंग का होता है। हम IPv4 और IPv6 का प्रयोग होस्ट को आइडेंटिफाई यानी कि पहचानने के लिए करते हैं, और इसमें प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क लेयर में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की जाए भाई देखो, इस लेयर का कार्य एरर कंट्रोल यानी कि गलतियों को कंट्रोल करना, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल और कॉन्सी कंट्रोल का होता है। इस लेयर के अंदर निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स यहाँ पर आ सकते हैं जैसे कि TCP, UDP। अब बात की जाए एप्लीकेशन लेयर की भाई देखो, यह लेयर यूज़र को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र हो गया, ईमेल हो गया और तथा अन्य एप्लीकेशन हो गए। इस लेयर में निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स यहाँ पर आप देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपका HTTPS हो गया, कोप हो गया, वेब सॉकेट हो गया, MQTT हो गया, जैम्प हो गया, आपका DDS हो गया, AMQP हो गया। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। भाई देखो आपकी जो IoT की डिज़ाइन होती है वो दो तरीके की होती है, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। तो यहाँ पर फिजिकल हमने बता चुके हैं, अब बात करेंगे IoT के लॉजिकल डिज़ाइन की। तो भाई देखो IoT लॉजिकल डिज़ाइन IoT में होने वाली एंटिटी और प्रोसेस को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन को स्पेसिफाई किए बिना एंटिटी और प्रोसेस को प्रेजेंट किया जाता है। भाई इसमें 3 चीज़ें आती हैं जो हम आपको बताने वाले हैं।
IoT फंक्शनल ब्लॉक्स और IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं, IoT कम्युनिकेशन APIs होते हैं। अब यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे IoT फंक्शनल ब्लॉक्स के बारे में। तो भाई IoT सिस्टम में बहुत सारे फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं जो कि सिस्टम को आइडेंटिफाई यानी कि पहचानने के लिए, सेंसिंग करने के लिए, सक्रिय करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए और मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चित्र की सहायता से हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हो सकता है और सर्विस, कम्युनिकेशन, डिवाइस, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट, ये आपके फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं ऑफ IoT के। अब यहाँ पर IoT फंक्शनल ब्लॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला आपका फंक्शनल ब्लॉक होता है, वो होता है डिवाइस। इस ब्लॉक में एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक सेंसर होता है या उसमें एक सेंसर जुड़ा होता है और ये डिवाइस सेंसिंग, एक्चुएशन, मॉनिटर और कंट्रोल के कार्य को पूरा करते हैं। अगला ब्लॉक से आपका कम्युनिकेशन। यह ब्लॉक IoT सिस्टम के लिए कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। उसके बाद है सर्विस। इस ब्लॉक में डिवाइस को मॉनिटर करना, डिवाइस को कंट्रोल करना, डिवाइस को डिस्कवर करना और डेटा को पब्लिशिंग की सुविधाएं देने के लिए आती हैं। मैनेजमेंट का काम होता है कि यह ब्लॉक बहुत सारे फंक्शन प्रदान करता है और जिनके द्वारा IoT सिस्टम को मैनेज किया जाता है। सुरक्षा की बात की जाए तो भाई ये ब्लॉक IoT सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है और यह ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और इंटीग्रिटी और फंक्शन प्रदान करता है, जैसे कि सिस्टम सुरक्षित रहता है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो यह एक इंटरफेस होता है जिसके द्वारा यूजर्स IoT सिस्टम के बहुत सारे एस्पेक्ट यानी कि पहलुओं को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकता है। अब यहाँ पर बात करें तो IoT कम्युनिकेशन मॉडल की, तो भाई अगर कम्युनिकेशन मॉडल प्रभावी होता है तो वह यूजर के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है और इसमें बिजनेस का भी ग्रोथ होने लगता है। IoT में 4 प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो पहला होता है आपका रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल और पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, पुश पुल मॉडल और एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। अब यहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे। तो भाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल की बात की जाए तो एक कम्युनिकेशन मॉडल होता है और जिसमें एक क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है। इस मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें जब भी सर्वर किसी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो वह रिक्वेस्ट के आधार पर डेटा को फैच करता है, रिट्राइव करता है और उसके बाद रेस्पॉन्स को क्लाइंट के पास भेज देता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम चित्र भी दिखाने वाले हैं और एक उदाहरण भी है। जब भी कोई क्लाइंट ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को ओपन करने की रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के आधार पर उस वेबसाइट को ओपन करता है और क्लाइंट को शो करता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए आप यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे कि आपने गूगल खोला और गूगल में आपने सरकारी रिजल्ट.com सर्च किया तो सर्वर आपको उस सरकारी रिजल्ट के पेज को आपके सामने ओपन कर देता है। तो यहाँ पर क्लाइंट यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर यानी कि रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजता है सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है और उसको फैच भी करता है और रिसोर्सेज के बाद रिक्वेस्ट आने के बाद उस रिक्वेस्ट को क्लाइंट के पास रेस्पॉन्स कर सकता है। अब यहाँ पर अगला मॉडल है आपका पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन मॉडल होता है जिसमें पब्लिशर, ब्रोकर और कंज्यूमर सम्मिलित होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर पब्लिशर, ब्रोकर और कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर आपका क्लाइंट हो गया और पब्लिशर पब्लिश करने वाला हो गया। इसमें पब्लिशर डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को पब्लिश करते हैं। ब्रोकर के द्वारा इस डेटा को मैनेज किया जाता है और इस डेटा को कंज्यूमर के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है। जब भी ब्रोकर को पब्लिशर से कोई भी डेटा मिलता है तो वह उस डेटा को सब्सक्राइब किए हुए कंज्यूमर को भेज देता है। इसका चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पब्लिशर यहाँ पर क्लाइंट हो सकता है, आप यहाँ पर मान सकते हैं, जो कि एक मैसेज को यानी कि एक टॉपिक को यहाँ पर भेजता है। मैसेज आप यहाँ पर ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर उस डेटा को कंज्यूमर के पास से भेज देता है। तो ये है इसका डायग्राम। और पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का उपयोग
FTT और AMQP और जैम्प आदि प्रोटोकॉल्स में भी किया जाता है। अगला मॉडल है आपका पुश पुल मॉडल। इस कम्युनिकेशन मॉडल में डेटा अगला मॉडल है आपका पुश पुल मॉडल। तो इस कम्युनिकेशन मॉडल में डेटा यानी कि डेटा प्रोड्यूसर के द्वारा डेटा को एक क्यू में पुश किया जाता है। उसके बाद डेटा कलेक्टर्स इस डेटा को क्यू में कलेक्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पुश पुल मॉडल में डेटा प्रोड्यूसर को डेटा को क्यू में पुश करते हैं और कंज्यूमर इस डेटा को क्यू में से ही पुल करते हैं। क्यू एक बफर की तरह कार्य करता है और जो कि उन परिस्थितियों में हेल्प भी करता है जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के रेट में असमानता होती है। यहाँ पर चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पब्लिशर आ जाता है जो कि एक मैसेज भेजता है क्यू को। अब क्यू उस मैसेज को रीड करता है, पब्लिश करता है और पब्लिश करने के बाद क्यू उस डेटा को पुल कर देता है कंज्यूमर के पास। यहाँ पर चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं डेटा यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला मॉडल है आपका एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। अब भाई इसकी बात करें तो एक्सक्लूसिव पेयर एक बाई डायरेक्शनल और फुल्ली डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल होता है जो क्लाइंट और सर्वर के मध्य एक प्रेसिस्टेंस कनेक्शन का प्रयोग करता है। ये एक फुल्ली डुप्लेक्स मॉडल होता है जिसका अर्थ है कि इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। यानी कि एक डिवाइस यहाँ पर ले सकते हैं और एक डिवाइस यहाँ पर, ये डाटा इसको भेजता है और ये डेटा इसको भेज सकता है। ये आपका सर्वर हो सकता है और ये आपका क्लाइंट भी हो सकता है। इसको चित्र की सहायता से यहाँ पर देख सकते हैं। क्लाइंट और सर्वर के बीच काफ़ी सारे मैसेज यहाँ पर भेजे जाते हैं। जैसे कि क्लाइंट ने सर्वर के पास रिक्वेस्ट की और फिर उस रिक्वेस्ट को सर्वर से यहाँ पर क्लाइंट के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच। इसी में आपका एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर IoT कम्युनिकेशन API की बात करेंगे। तो सामान्यतः IoT कम्युनिकेशन के लिए 2 APIs का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैं। यहाँ पर रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन API है आपका और वेब सर्किट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs है। तो यहाँ पर वन बाय वन का इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई रेस्ट का पूरा नाम जो होता है वो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। यह आर्किटेक्चुरल प्रिंसिपल्स का एक समूह होता है, ग्रुप होता है जिसका प्रयोग वेब सर्विस और वेब API को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एक बार और पढ़ लीजिए कि रेस्ट का पूरा नाम रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र होता है और यह आर्किटेक्चुरल प्रिंसिपल्स का एक ग्रुप यानी कि समूह होता है जिनका उपयोग वेब सर्विस और वेब APIs को क्रिएट यानी कि बनाने के लिए किया जाता है। रेस्ट जो है वह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करता है और इसके पास निम्नलिखित कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। अब वो कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं आप यहाँ पर चित्र की सहायता से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका HTTP क्लाइंट होता है जो कि रेस्ट अवेयर HTTP क्लाइंट होता है। अब यहाँ पर HTTP पैकेट होता है जो कि कमांड होती है जिसमें गेट, पोर्ट, पोस्ट, डेट आदि ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपका HTTP सर्वर होता है जिसके पास डेटा को भेजा जाता है। यहाँ पर डेटा जाता है आपका क्लाइंट से, जब डेटा जाता है तो वो एक पैकेट के रूप में जाता है। यहाँ पर उसको सुविधा होती है कि वो उस डेटा को गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट भी कर सकता है। और यहाँ पर सर्वर में जाने के बाद उस डेटा को ऑथेंटिकेशन रेस्टफुल वेब सर्विस की सुविधा मिलती है। और यहाँ पर रिसोर्सेज उस डेटा को रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्सेज के बीच डाल देते हैं और उस डेटा को वापस उस क्लाइंट के पास भेज देते हैं। क्लाइंट सर्वर कॉन्स्टेंट के पीछे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का सिद्धांत होता है। इसके द्वारा मॉडल को डेवलप और अपडेट करना आसान हो जाता है। इसका अर्थ यही है कि क्लाइंट को सर्वर की जिम्मेदारियों की चिंता नहीं होती है, जैसे कि डेटा का स्टोरेज, और सर्वर को क्लाइंट की जिम्मेदारी की चिंता भी नहीं होती है, जैसे कि यूज़र इंटरफेस। स्टेटलेस की बात की जाए तो भाई क्लाइंट के द्वारा सर्वर को की जाने वाली प्रत्येक रिक्वेस्ट के द्वारा जरूरी इन्फॉर्मेशन को आवश्यक कंटेन करना चाहिए
जिससे कि रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से समझा जा सके। कैसे के कैसे एबल की बात करें तो कोचिंग जो है वह आईओटी को और ज़्यादा स्केलेबल और एफिशिएंट बना देती है। कैसे का प्रयोग करके डेटा को दोबारा से यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर लेयर्ड सिस्टम की बात की जाए तो भाई इस कंस्ट्रेंट्स के द्वारा सिस्टम की स्केलेबिलिटी बेहतर होती है। यूनिफॉर्म इंटरफेस की बात की जाए तो भाई यह क्लाइंट और सर्वर के बीच यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करता है। कोड ऑन डिमांड की बात की जाए तो भाई यह एक ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक कॉन्स्टेंट होता है और यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर के द्वारा प्रदान किए गए कोड या स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब यहाँ पर दूसरा आपका एपीआई का प्रकार है वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआईज। तो भाई देखो ये कम्युनिकेशन एपीआई है ना, वो एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करती है और इसलिए यह क्लाइंट और सर्वर के मध्य बाई डायरेक्शनल और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की अनुमति यानी कि प्रदान करता है। इसमें प्रत्येक मैसेज को भेजने के लिए नए कनेक्शन को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ एक बार ही हैंडशेक मैकेनिज्म के द्वारा कनेक्शन को सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है। वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन थ्रूपुट की आवश्यकता को बढ़ा देता है और कम्युनिकेशन में होने वाली देरी यानी कि लेटेंसी को कम करता है। इस एपीआई में नेटवर्क ट्रैफिक भी बढ़ता रहता है। वेब सॉकेट उन आईओटी एप्लीकेशन के लिए उपयोगी है जिनकी लेटेंसी कम होती है या जिन्हें हाई थ्रूपुट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर चित्र की सहायता से देख सकते हैं यहाँ पर वेब सॉकेट प्रोटोकॉल के। तो यहाँ पर आपका क्लाइंट है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पर सर्वर के पास, फिर यहाँ पर उस सर्वर के द्वारा यहाँ पर रिस्पांस दिया जाता है और उस रिस्पांस को यहाँ पर फैच कर लिया जाता है। इसी तरह से एक दूसरे के बीच डेटा का ट्रांसफ़र होता रहता है और यहाँ पर बात की जाए तो एक्सचेंज वाला यहाँ पर रूल बन जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर सिस्टम क्या होता है। तो भाई देखो एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम होता है और जिसे सिर्फ एक विशिष्ट टास्क यानी कि एक कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। एक एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन होता है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग जाता है, एम्बेडेड का अर्थ है कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है। एम्बेडेड सिस्टम का इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकता है या फिर यह एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा भी हो सकता है। एक एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित सिस्टम होता है और इसे किसी विशेष टास्क कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका उदाहरण है कि एक फायर अलार्म सिस्टम एक एम्बेडेड सिस्टम है जो केवल स्मोक यानी कि धुआं को सूंघ कर ही सेंस कर सकता है। एक एम्बेडेड सिस्टम के पास 3 कंपोनेंट्स यानी कि 3 उपकरण होते हैं। उनकी बात की जाए तो यहाँ पर पहला उपकरण है कि इसके पास हार्डवेयर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके पास सॉफ्टवेयर भी होता है और तीसरा पॉइंट है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की निगरानी करता है और प्रोसेसर को एक प्रोसेस करने का मैकेनिज्म तंत्र प्रदान करता है। RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यह डिफाइन करता है कि सिस्टम कार्य किस प्रकार करेगा। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान नियमों को भी निर्धारित करता है और एक छोटे स्तर के एम्बेडेड सिस्टम में RTOS नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा एम्बेडेड सिस्टम होता है उसमें RTOS नहीं होता है, जो बड़ा होता है उसमें RTOS सिस्टम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है आपका 4th लेयर IoT आर्किटेक्चर, यानी कि 4 लेयर वाला IoT आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और इससे आगे की जो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां 4 लेयर IoT आर्किटेक्चर, ये आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इस PDF की नोट्स आपको हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।